नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, आज आपके बीच उपस्थित हैं एक नए और प्यारा सा टॉपिक लेकर, जिसका नाम है अव्यय। इससे दोस्तों अविकारी शब्द भी कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे अव्यय के बारे में। दोस्तों, सुविधाओं की थोड़ी कमी है, लेकिन कहा जाता है कि शिक्षा कभी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आपका अपना प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है अव्यय। क्या होता है अव्यय? इसे दोस्तों अविकारी शब्द भी कहते हैं। दोस्तों, विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। विकार यानी कि परिवर्तन, यानी कि के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के प्रभाव पर बदल जाते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं विकारी शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और दूसरा होता है अविकारी शब्द, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और पुरुष तथा काल का प्रभाव पड़ने पर भी न बदलें। उन्हें हम लोग कहते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। जैसे हो गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना अव्यय के बारे में। हमारा हेडिंग है अव्यय। अव्यय वे शब्द वे शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष का प्रभाव पड़ने पर भी न बदले, उसे अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। उसे अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग देखें, जैसे रोहन उधर जा रहा है। रोहन उधर जा रहा है, इसमें क्या, किधर जा रहा है? उधर। यानी क्या, इसकी अव्यय क्या, इसमें अव्यय है उधर। अभी हम लोग अच्छे से पहचान लेंगे अव्यय कौन सा होता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम इसका वाक्य का क्या करें, रोहन का अगर हम लिंग बदल दें, वचन बदल दें, काल बदल दें और कारक बदल दें, फिर भी क्या रहेगा, इसमें उधर यानी कि अव्यय में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं रोहन, रोहन क्या कहते हैं? रोहिणी। क्या कहते हैं? रोहिणी उधर जाती है या जा रही है, या जा रही है। फिर भी क्या है? यह सेम है। इसका लिंग चेंज करने पर भी फिर भी क्या है? सेम है। अगर हम इसका वचन चेंज कर दें, जैसे कहते हैं बच्चे उधर जा रहे हैं। बच्चे उधर जा रहे हैं, यानी कि इसका बच्चा क्या होता है? एक वचन होता है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं बहुवचन। तो बच्चे करने पर भी क्या, यानी कि बच्चे उधर जा रहे हैं, फिर भी क्या, उधर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसे ही हम कहते हैं अविकारी अथवा अव्यय शब्द। लिखते हैं अव्यय के भेद।
अव्यय के भेद लिखते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसको हम लोग समझते हैं। अव्यय के अव्यय कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। हम पांचों को एक लाइन से समझते हैं। इसमें पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। पहला क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा कौन सा? दूसरा संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। और पांचवा है निपात। पांचवा क्या है? पांचवा है निपात। दोस्तों ऐसा कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन 5 नहीं देता है। उसमें क्या देता है? ऑप्शन 2, 3, 4, 6। तो वहां पर करेक्ट आंसर होता है 4, क्योंकि बहुत से विद्वान निपात को अव्यय नहीं मानते हैं, इसलिए इसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं नोट में, नोट अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। बहुत से विद्वान निपात को अव्यय नहीं मानते हैं। बहुत से विद्वान निपात को अव्यय नहीं मानते हैं। अगर ऑप्शन में 5 दिया है तो हम लोग 5 को टिक करेंगे, ना कि 4 को। लेकिन ऑप्शन में अगर 5 नहीं दिया है तो हम लोग किसमें टिक करेंगे? 4 को टिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या देखा कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के प्रभाव पड़ने पर भी ना बदलें, उन्हें लोग अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। और पांचवा है निपात। लेकिन अव्यय के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। निपात को बहुत से विद्वान अव्यय के भेद नहीं मानते हैं। तो हम लोग अब इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में, यानी कि अव्यय के पहले भेद क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। क्या होता है क्रिया विशेषण अव्यय? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया की विशेषता बताने वाले
शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम उस समय उदाहरण लें, उदाहरण तनु जल्दी जल्दी बोलती है। तनु जल्दी जल्दी बोलती है। इस वाक्य में क्रिया है बोलना। क्या है क्रिया? इसमें है क्रिया बोलना। क्या है? क्रिया है बोलना। अब क्या है? तनु जल्दी जल्दी बोलते हैं। तनु के बोलने की विशेषता क्या है? वह जल्दी जल्दी बोलती है। क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बोलती है। तो यहाँ क्या क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी हो जाएगा क्रिया विशेषण। एक ये होगा क्रिया विशेषण। और हम कह दें देश में चारों ओर शांति है। देश में चारों ओर शांति है। विशेष यहाँ क्रिया क्या है? शांति। क्या है? शांति है। इसका विशेषता क्या है? चारों ओर। किस तरफ? चारों ओर। शांति कहाँ है? चारों तरफ क्या है? शांति है। तो यहाँ क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? चारों ओर। अब हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। हम लिखते हैं क्रिया विशेषण। इसको भी डायग्राम में देखते हैं। क्रिया विशेषण 1 2 3 4। 1 2 3 4। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि पहला क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है? हमें समय के बारे में बताता है। क्या करता है? हमें क्रिया के समय के बारे में, यानी कि किस काल में क्रिया हो रहा है, यानी किस समय में क्रिया हो रहा है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थिति बोधक और दूसरा होता है दिशा बोधक। जैसे स्थिति बोधक में आ जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं स्थिति बोधक में ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सब क्या स्थिति बोधक। और फिर आ जाएगा दिशा बोधक।
इधर उधर, ये सब क्या है, दिशाबोधक। फिर आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक में किसी चीज को नापना, तौलना, यानी कि मापना तौलना वाली बात होती है। और चौथा रीतिवाचक, यानी कि एक प्रकार के रीति, यानी रिचुअल, जैसे कहते हैं धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये क्या होंगे, एक प्रकार की रीति होंगे। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियो में। इन चारों यानी क्रिया विशेषण के चारों भेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। अब हम लोग जानते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के पहले भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के काल के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के काल के बारे में जानकारी देते हैं, जो क्रिया काल का जानकारी देते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ क्रिया काल के, यानी काल का मतलब है समय के बारे में, कि क्रिया काल यानी कि समय के बारे में। जैसे कहते हैं अभी, कभी, जब, कब, सुबह, शाम, या ऐसे लोग सुबह शाम, दोपहर, प्रातः, प्रतिदिन, सदा आदि। यानी कि जैसे अभी, कभी, अभी समय क्या, अभी समय पता चल रहा है कि अभी के समय, यानी कि इसे समय के बारे में बोध करा रहा है। कभी, ये भी समय बारे में कि कभी हुआ था। जब, यानी कि जब घर जाओगे। कब, सुबह, सुबह भी क्या एक प्रकार का समय होता है, काल होता है। शाम समय, दोपहर भी क्या होता है समय। प्रातः, प्रातः भी क्या सुबह वाला समय होता है। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या होता है एक समय। सदा, ये भी समय होता है। जैसे इसमें हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, जैसे उदाहरण रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो जाने की विशेषता क्या है, प्रतिदिन जाता है। क्या था, प्रतिदिन। इसमें प्रतिदिन होगा अव्यय शब्द। क्या होगा, अव्यय। और अव्यय में कौन सा, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में कौन सा अव्यय होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रतिदिन क्या होगा, कालवाचक। तुम सदा खुश रहो। क्या कह रहे, तुम सदा खुश रहो। सदा का मतलब होता है हमेशा। क्या, सदा का मतलब होता है हमेशा। कहते हैं हरी दोपहर में
खाना खाता है। हरी दोपहर में खाना खाता है। तो इसमें दोपहर क्या हो जाएगा? दोपहर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कहते हैं राम का भाई श्याम प्रातःकाल या प्रातः उठता है या प्रातःकाल उठता है, यानी कि सुबह का काल उठता है। जैसे और उदाहरण ले लें कि तुम कब स्कूल जाओगे? तुम कब स्कूल जाओगे? अगर हम क्या इसमें कब, यानी कि जो अव्यय इसमें इनका लिंग वचन कारक बदलने पर भी क्या होंगे? यह परिवर्तन नहीं होंगे। ये था हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। अब हम लोग जानते हैं क्रिया विशेषण के दूसरे भेद, जिसका नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के स्थान से संबंध विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान के संबंध स्थान से संबंध विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लिखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थितिवाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। इसमें पहला होता है स्थितिवाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। पहला होता है स्थितिवाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। यानी कि स्थितिवाचक में क्रिया के स्थान क्या जहाँ स्थित है उसके बारे में बोध कराते हैं। जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे। आगे पीछे ऊपर नीचे, पास
दूर, आस पास, आस पास, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ आदि। यानी कि वे सब जिसमें क्या हो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, पास दूर, आस पास, बाहर भीतर, यहाँ वहाँ आदि, इसे हम लोग कहते हैं स्थितिवाचक क्रिया विशेषण या स्थितिवाचक मतलब ये भी क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन हम लोग पहचान सकते हैं कि ये क्या इसमें स्थितिवाचक होगा, और दूसरा होता है दिशावाचक। दिशावाचक इसमें क्या, इसमें हमें डायरेक्शन बताता है, इसमें लोकेशन बताता है, और यानी क्या किस तरफ है, और इसमें क्या होता है डायरेक्शन बताता है। जैसे कह दें इधर, उधर, दाएं बाएं आदि, यानी कि किधर है, इधर है, उधर है, यानी कि क्या करता है, हमें इसमें डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ है। और इसमें क्या करता है, हमें लोकेशन बताता है। इसमें हम लिखते हैं खुशबू चारों ओर फैली है। उदाहरण देखते हैं इसमें, उदाहरण क्या कहते हैं, खुशबू चारों ओर फैली है। क्या खुशबू चारों ओर फैली, इसमें बे क्या है, चारों ओर, फैलना क्या है, क्रिया है, और इसका किस प्रकार, क्रिया की विशेषता क्या है कि चारों ओर, यानी कि हमें क्या चारों ओर से मतलब हमें डायरेक्शन बता रहा है, क्या कर रहा है, डायरेक्शन यानी दिशा का ज्ञान करा रहा है। तो किस में होगा, दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। कहते बंदर ऊपर बैठा है, बंदर ऊपर बैठा है। बंदर की बैठने की विशेषता क्या है, बैठना क्रिया, और कहाँ बैठा, ऊपर, तो ये क्या हो जाए, ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हम कह दें दादी जी नीचे सो रही हैं, दादी जी नीचे सो रही हैं। सोना क्या है, सोना है क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या है, नीचे सो रहे हैं, यानी कि स्थिति वाचक। इसमें क्या होगा, क्रिया इसमें होगा चारों, इसमें होगा ऊपर, इसमें होगा नीचे। ये था हमारा क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण के तीसरे भेद, जिसका नाम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के परिमाण यानी कि माप तौल का बोध कराता है, उसे हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण यानी माप तौल का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक
क्रिया विशेषण, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्या करें हम, जो क्रिया के यानी कि जो माप तौल का बोध कराए उसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कहते हैं पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है। तो इसमें माप तौल का बोध हो रहा है। जैसे कहते हैं पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि पेड़ों की काटने की गति कितनी बढ़ी है। यानी कि 10 पेड़ प्रति घंटा काट रहा है, कि 20 पेड़ प्रति घंटा कट रहे हैं, कि 1000 पेड़ प्रति घंटा कट रहे हैं, 2000 पेड़ प्रति घंटा कट रहे हैं। यानी कि क्या हम उसको माप सकते हैं, एक पता लगा सकते हैं कितने पेड़ प्रति घंटा कट रहे हैं, कितने पेड़ प्रति मिनट कट रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या जाएगा, खूब बढ़ी है। फिर ऐसे इसमें हम कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये था हमारा पहला। दूसरा कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कह रहा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ किसी मापने वाली वस्तु का बोध कर रहे हैं। क्या, बूंद बूंद सा घड़ा भरता है, कि हमको नाप सकते हैं कितने बूंद है, कितने लीटर है पानी है, या दूध है कितने लीटर है, एक घड़ा है, 2 घड़ा है, यानी क्या हम नाप उसको सकते हैं, नहीं कि माप सकते हैं। जैसे मेरे पास पर्याप्त धन है क्या कहते हैं, मेरे पास पर्याप्त धन है। तो पर्याप्त धन है, तो कितना भी धन हो उसे हम लोग गिन सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। अगर सोना चांदी उसका कर सकते हैं, तौल सकते हैं कितना भी हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं अंतिम क्रिया विशेषण के बारे में, जिसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग जानते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के अंतिम भेद, जिसका नाम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के रीति के बारे में बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं लड़का चुपचाप बैठा है, यानी कि रीत का मतलब कह सकते हैं कि एक आदत है। क्या कह सकते हैं, आदत। जैसे कहते हैं उदाहरण, लड़का चुपचाप बैठा है। तो लड़का कैसे बैठा है, चुपचाप बैठा है। इसकी आदत क्या है, इसकी रीत क्या है कि यह चुपचाप बैठा है। वह धीरे धीरे चलती है, कहते हैं वह धीरे धीरे चलती है।
तो धीरे धीरे कैसे चलती है, धीरे, उसकी रीत क्या, उसकी आदत क्या, धीरे धीरे चलती है। जैसे कहते हैं वह जल्दी जल्दी चलता है। या कहते हैं हम लोग वो जल्दी जल्दी क्या, जल्दी जल्दी है, रीत की वजह क्रिया विशेषण। कहते हैं शायद आज वर्षा होगी, आज शायद वर्षा होगी, आज शायद वर्षा होगी। तो इसमें शायद क्या है, शायद है रीति वाचक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।